बड़ी खबर ओडिशा से। बालासोर रेल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दुर्घटना स्थल से करीब 20 बोगियों को हटा लिया गया है। बिजली लाइन को दुरुस्त करने में प्रशासन जुटा हुआ है। रेस्क्यू के बाद ट्रेन रूट बहाली की कोशिशें जारी। खड़गपुर भद्रक रूट पर रेल परिचालन ठप है। उपरे तारों को सिग्नलिंग सिस्टम को कंप्लीट सिस्टम टाकू रेलवे सिस्टम जहाँ नियम था टेक्निकल नियम से अनुजाई तैयारी करिवार कंप्लीट जोर सोर वार फुटिंग रे कामटा चली। मोर एठी बालेश्वर जे भाई माने भौणी माने जे माने काली ठारू सहयोग करिसेंती दिन राति खटिकी ब्लड डोनेशन पे बारीछंती से माननको मध्य मु बहुत बहुत कृतज्ञता जणाउछि। बालेश्वर मोर कर्मभूमि रही मोर सबु भाई मानक मु बहुत बहुत कृतज्ञता जणाउछि। आज रेस्टोरेशन कामटा बहुत तेज गति रे चलछि। पाखापाखि दुईटी मेन लाइन भितर गोटे मेन लाइन रो ट्रैक लेइंग कामटा सरी जाइछि। एबे ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी कामटा ओवरहेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम कामटा चली। या परे परे आरो साइड लाइन रो ट्रैक लेइंग कामटा भी मध्य आरंभ हो जाइछि। खूब संवेदना सहित जो परिवार माने तांकर निज मेंबर को हरैछंती से परिवार मानक मेंबर मानक आनिबा पई देशरू कम से कम देश सारा जहाँ बड़ बड़ सेंटर्स अच्छी बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, एपटे झारखंड रू रांची है, कलकत्ता है, सबू जगार रिलेटिव स्पेशल ट्रेन चला जाउछि सो दैट पैसेंजर रो रिलेटिव माने आसिकी तांकर परिजनों को चिन्हित करि पारंती। पूरा संवेदना सहित तो आमर दायित्व अच्छी आमे पहुंचाइबा। देखो कल सुबह से कंप्लीट बल्कि परसों रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन वॉर फुटिंग पे चला। कल दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं साइट पे आए थे। उन्होंने साइट पे कंप्लीट चेक किया, हर एक पॉइंट को हमको निर्देश दिए क्लियर। उन्होंने बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके पेशेंट से भी मिले, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए। उन इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम तेज़ी से चल रहा है। रेस्टोरेशन का 2 मेन लाइन है, 2 मेन लाइन में से एक मेन लाइन का ट्रैक लेइंग का काम यानी पटरी बिछाने का काम कंप्लीट हुआ है। ऊपर बिजली के तार अभी लगाए जा रहे हैं, कंप्लीट एक वॉर फुटिंग पे चल रहा है, आप देख रहे हो। दूसरी वाली लाइन का ट्रैक लेइंग का काम चालू हो गया है। जो मेरे बालेश्वर के, भद्रक के, कटक के, जगत सिंहपुर के, भुवनेश्वर के जो साथी कल से इस काम में लगे, नौजवान जो ब्लड डोनेशन के लिए बाहर निकले, जिन्होंने ठीक समय में रात के अंधेरे में सबको मदद की, उन सबको मैं बहुत बहुत कृतज्ञता देना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है और लगभग इस ट्रैक को दुरुस्त कर लिया गया है। और सबसे अहम बात इन्होंने बताई है कि रिपोर्ट आज सबमिट कर दी जाएगी। हादसे के कारणों का पता चल चुका है। अब बहुत जल्द ये सामने आ पाएगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। तो फिलहाल ये तस्वीरें, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ट्रैक को दुरुस्त किया गया है और जिन रेलों का इस रूट से आवागमन होना था जो कि ठप पड़ी थी, आज देर शाम तक उम्मीद है कि वो आवागमन शुरू हो जाएगा। देखिए अभी अपडेट ये है कि हमारी जितने भी कैप्साइज वैगन्स थे, कोचेस थे, वो सारा हटा दिया गया है। जो कैप्साइज लोको था वो भी हट गया है। 2-3 जो गुड्स ट्रेन के वैगन्स थे उसमें से 2 हट गया, 1 हटा रहा है, उसका जो डेब्रिज है वो हटा रहा है। तो थोड़ी देर में पूरे साइड जो कोचेज एंड वैगन्स थे वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आप यहाँ से देख रहे हैं कि टावर कार काम कर रहा है, जो कि ओएचई का जो डैमेज हुआ है उसको पैरेलली ठीक किया जा रहा है। एक एंड से जो ट्रैक लिंकिंग का काम है वो भी चालू है। तो जैसे जैसे साइड क्लियर हो रहा है हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक एंड से काम चालू है ट्रैक लिंकिंग और ओएचई का, वो एक साइड से कंप्लीट होते आगे बढ़ रहा है। जैसे साइड क्लियर होगा उस साइड पे भी कनेक्ट हो जाएगी और हम लोग जल्द से जल्द उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का महत्वपूर्ण बयान। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जांच की। हादसे के कारणों का पता लग चुका है। हादसे के जिम्मेदार लोगों की पहचान भी हो गई। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण दुर्घटना हुई है। बुधवार तक ट्रैक बहाल कर लिया जाएगा। पीएम के निर्देश पर तेजी से काम हो रहा है। आज ही ट्रैक को ठीक कर लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के कारण यह दुर्घटना हुई है, यानी कि जो इंटरलॉकिंग का काम कर रहे थे वो कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज ही ट्रैक को ठीक किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण बयान है। अब देखना यह है कि रेल मंत्रालय इंटरलॉकिंग का काम करने वाले रेल कर्मचारियों या अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा। ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। भुवनेश्वर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। एम्स के मरीजों से मुलाकात की। वायुसेना के विमान से टीम रवाना। इलाज में मदद करेगी डॉक्टरों की टीम। डॉक्टरों की टीम ओडिशा के लिए रवाना हो चुकी है। दिल्ली एम्स की टीम ओडिशा रवाना हुई। दिल्ली से काबिल डॉक्टर्स को भुवनेश्वर भेजा गया है। ये तस्वीरें खुद स्वास्थ्य मंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं। मनसुख मांडविया और एम्स के चुनिंदा डॉक्टर्स जिन्हें चुना गया है, ये भुवनेश्वर पहुंचे और सुनते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा। सारे रिस्टोरेशन काम लगभग पूरा हो गया है, फिर भी कुछ चैलेंज बाकी है। एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, रेलवे की पूरा टीम कल रात भर भी काम किया है। 3 दिशा में काम त्वरित गति से किया जा रहा है। एक तो जो लोग मृतक हुए उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी पूरा कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके परिवार तक पहुंचाना, ये काम चल रहा है। दूसरा, जो लोग भुवनेश्वर की एम्स से लेके बालेश्वर हेडक्वार्टर तक हॉस्पिटल में हैं, लगभग प्रारंभिक समय में 1001 लोग विभिन्न हॉस्पिटल्स के लेवल पे आए थे। उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया। किसी को थोड़ा और जिनकी फ्रैक्चर वगैरह हुआ है उनकी भी चिकित्सा की जा रही है। तो ये तस्वीरें ओडिशा बालासोर से अस्पताल की, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान यहां पर पहुंचे हैं और हादसे के थोड़ी देर बाद ही रेल मंत्री लगातार साइट पर बने हुए हैं। ये तस्वीरें भुवनेश्वर बालासोर अस्पताल से, जहां पर हादसे में घायल हुए लोग भर्ती हैं। सर थोड़ा पीछे सर। और ये हादसे की साइट की तस्वीरें जहां पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। कहाँ जा रहा है? चेन्नई। हो गया? अरे तो आ गया? ठीक है, चलो ठीक।
ये दौरे की तस्वीरें और दूसरी स्क्रीन पर उस एक्सीडेंट साइट की तस्वीरें और ये स्पेशल वैगन देखिए, इस्तीफा देने से सारे समाधान निकलेंगे ये मैं नहीं मानते। हमें वैष्णव जी की ज्ञान बुद्धि उनकी टेक्नोक्रेसी भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बुरा लगता है कि वैष्णव जी की बात तो नहीं चलते। वो यूपी उत्तर प्रदेश की ओडिशा की भी वो कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के काम किए थे, लेकिन मैं जो देखता हूं, अच्छा कोई रेल की उद्घाटन, अब कभी देखा कि प्रधानमंत्री जाके हर रेल स्टेशन में रेल उद्घाटन करने में वो अपना ध्वज हिलाते हैं रेल की? कभी देखा आप लोग? ये नजारा अब देख रहे हो। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। आम चुनाव से पहले ही देश भर में बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। समान नागरिक संहिता कानून लागू करके केंद्र की मोदी सरकार एक और अपना संकल्प पूरा करने की ओर बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस देशव्यापी कानून को बनाने में उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट मददगार बनेगा। क्या लोकसभा चुनाव से पहले देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी? जी हां, इस बड़े सवाल का जवाब जल्द ही मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। मोदी सरकार अपना एक और संकल्प पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट फाइनल स्टेज में है। उम्मीद जताई जा रही है कि 30 जून तक कमेटी सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। केंद्र सरकार को उत्तराखंड की यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी कानून का इंतजार है। भाजपा ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान वायदा किया था कि वो राज्य में यूसीसी लागू करेगी। चुनाव में जीत के बाद सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाने में देर नहीं लगाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दावा कर चुके हैं कि ये कानून देश के लिए नजीर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट सहित कई अदालतें भी वक्त वक्त पर देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत बता चुकी हैं। आसान भाषा में समान नागरिक संहिता का मतलब धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर देश में एक समान कानून लागू करना होता है। समान नागरिक संहिता लागू हो जाने के बाद पूरे देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद जैसे सामाजिक मुद्दे सभी एक समान कानून के तहत आ जाते हैं। इससे धर्म के आधार पर कोई अलग कोर्ट या अलग व्यवस्था नहीं होती। समान नागरिक संहिता की अवधारणा है कि इससे सभी के लिए कानून में एक समानता से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से राजनीति में सुधार की उम्मीद है। सीएए, राम मंदिर, धारा 370 और ट्रिपल तलाक के बाद मोदी सरकार का ये एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये खबर बाड़मेर से मंडली थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मां ने 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। बच्चों को ड्रम में डालकर मौत के घाट उतारा। बच्चों की मौत के बाद खुद ने भी आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मृतका के पीहर पक्ष के पहुंचने पर पोस्टमार्टम शुरू होगा। मंडली थाना क्षेत्र के बनियाबास गांव की यह घटना है। अजमेर से बड़ी खबर, दीवार ढहने से 2 बेटे और मां की मौत हो गई। पोती और बहू गंभीर रूप से घायल है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। दीवार के पास सो रहे थे घर के सभी सदस्य, तभी आधी रात को तेज आंधी आने से हादसा हुआ। हादसे की वजह से गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। खुटिया गांव की ये घटना है। तेज आंधी आने से दीवार गिर गई, जिससे एक माँ और 2 बेटे की मृत्यु हो गई। कौन से गांव में? खूंटिया में। कोटा के इटावा से खबर, बाइक को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। दुर्घटना में 35 लोग घायल हुए। 11 लोगों को इटावा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अटू से पूरी गांव जा रहे थे इंद्रगढ़ माताजी। सभी घायलों का उपचार जारी है।
पुरी से आ रहे थे, माता जी के जा रहे थे, रसोई लेके एक मोटरसाइकिल आई आगे, ब्रेक मारे ड्राइवर ने, उसका बैलेंस मटर गया। 30-35 जने थे। यहाँ क्या गाँव है, मालपुर आए थे। पूरी गांव थाना अटरू से एक ट्रैक्टर जिसमें माली समाज व अन्य समाज के लोग थे, जो इंद्रगढ़ माता जी को कोई रसोई लेके जा रहे थे, जो गुमानपुरा के पास कोई सामने से मोटरसाइकिल आने से असंतुलित हो गया, ट्रैक्टर पलट गया। ये खबर जैसलमेर से है। मानासर गांव में आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से 2.5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। पिता खरताराम भी घायल हुआ। घर में पिता की गोद में ये मासूम बैठा था। तेज कड़कड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिरी। फलसुन थाना क्षेत्र के मानासर गांव की घटना। एक बच्चा जो कि सिर्फ 2.5 साल का था, अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था। बिजली गिरी, बच्चे की मौत हो गई और पिता भी इसमें घायल हुआ है। ये खबर झुंझुनू से। मजदूर के साथ बेरहमी से पिटाई की गई। मजदूरी मांगने पर मजदूर और उसके परिवार को पीटा गया। ईंट भट्टा संचालक ने मजदूर की लाठियों बेल्ट से पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मजदूरी दिलाने के लिए मजदूरों ने पुलिस से भी गुहार लगाई है। मजदूरों ने सड़क पर हंगामा किया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। भट्टा संचालक पक्ष और मजदूर पक्ष के 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सिंघाना थाना इलाके के डुमोली गांव में ईंट भट्टे की ये घटना है। हाँ, भट्टे वालों ने सब हमारे साथ मारपीट की है। शरीफ की लड़की मारी है, शरीफ की घरवाली मारी है। उन्होंने हिसाब मांगा, साहब हिसाब नहीं दिया हमारा। हमसे सुबह मारपीट करी है, हमसे बदतमीजी करी। किसने की मारपीट? भट्टे वालों ने, राम भट्टे वालों ने। ये श्री राम भट्टे पे कोई लेबर काम करती है। इनका एक कोई जिम्मेदार है यूपी का, ये लेबर भी यूपी की है। इन्हें कहा कि साहब भट्टे वाले ने हमारे साथ कोई कहा सुनी की है, मारपीट की है। मैंने इनको आते ही कहा एप्लीकेशन ले आइए, जिनके लगी है उनका मेडिकल करा देता हूँ। एप्लीकेशन के लिए कहा, ये जाके वहाँ सर्किल में जाके इनने रोड पे बैठ गए। समझाइश करके टीटी इनको मैं लेके आया हूँ। भट्टे वाले को बुलवा रहा हूँ। इनके अगर कोई लेन देन का हिसाब है तो बेटा की करवा दे। और ये खबर कोटा से। 17 लाख रुपए के जेवर लेकर एक साधु फरार हो गया। आरोपी साधु का वीडियो भी सामने आया है। जादू टोने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। कोमा में चल रहे बेटे को ठीक करने के नाम पर यह ठगी की गई। देर रात ठगबाज साधु के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कुनाड़ी थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। खुला बच्चों फिर एक पर्स में, फिर उन्होंने मंत्र फूंका। अब ऐसा माइंड वाश किया जो किसी को पता ही नहीं लगा भाई क्या हुआ। रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था? रिकॉर्डिंग तो ये था। रिकॉर्डिंग 16-17 लाख रुपए की ट्रिक। तो इतना सारा सामान लेके गया अब उसमें क्या था कि बच्चे मुझे कोई ध्यान नहीं था उस पर्स के ऊपर। भरतपुर से खबर। पुत्र हत्या मामले में बड़ा अपडेट। गृह कलेश हत्या का कारण बताया जा रहा है। पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई। मथुरा गेट थाना इलाके के पापड़ी मोहल्ला की यह घटना है। पुलिस ने जाकर के साथ एक लड़की की डेड बॉडी पलंग पर पड़ी हुई थी। धीरे धीरे पता चला कि वो उसके बाप है जो लाला राम नाम का, उसने ही उसका गला दबाकर हत्या की है। इस पर अभी पोस्टमार्टम पंचायत नामी कार्रवाई चल रही है और रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई। जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कारण क्या रही कुछ अभी तक ये तो गृह कलेश सामने आ रहा है। गृह कलेश के कारण ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार सवाल पूछते थे, पहलवानों के आरोपों की हंसी उड़ाते हुए। उन्होंने कई बार कहा कि बताओ कब हुआ, कहां हुआ और कैसे हुआ। अब महिला पहलवानों की तरफ से दी गई दोनों एफआईआर का ब्यौरा सामने आ चुका है, जिसमें कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ संगीन आरोप लगाए गए हैं। वक्त, जगह और घटना का पूरा जिक्र दोनों एफआईआर के अंदर लिखा गया है। क्या है आरोप, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
के साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। बृजभूषण शरण सिंह के सवालों का जवाब आ गया है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद पर लगे आरोपों का तफसील से खुलासा हो गया है। हाल ही में उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए चुनौती दी थी और पूछा था, बताएं कैसे, क्या, कहां और कब ये सब हुआ था। अब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर की डिटेल सामने आ चुकी हैं। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर महिला पहलवानों ने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। इसमें बैट टच से लेकर जबरदस्ती करने तक का आरोप है। साथ ही बताया गया है कि उन्होंने ऐसा कब, क्या और कहां किया। न्यूज 18 के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है और हम आपको बताते हैं आखिर एफआईआर में क्या क्या आरोप शामिल किए गए हैं। आरोप नंबर 1, होटल में खाने के दौरान गलत तरीके से छुआ, खाने की मेज पर छाती से पेट तक टच किया, फेडरेशन दफ्तर में पैर से पैर को टच किया, सांसों का पैटर्न समझने के बहाने टच किया। वहीं दूसरे आरोप में लिखा गया है, चटाई पर लेटी थी, मेरी टी शर्ट खींची गई, सांस समझने के बहाने टी शर्ट खींची गई, फेडरेशन दफ्तर में जबरन अपनी तरफ खींचा। तीसरे आरोप की बात करें तो उसमें पीड़ित पहलवान ने कहा, माता पिता से बात करने का दबाव बनाया, मुझे जबरन अपने गले से लगाया, मुझे रिश्वत देने तक का लालच दिया। और इसी तरह चौथी पहलवान ने भी बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित महिला पहलवान के आरोपों के मुताबिक आरोप नंबर 4, सांसों की जांच के बहाने नाभि पर हाथ रखकर गलत तरीके से छुआ। वहीं 5वें आरोप में कहा गया कि महिला पहलवान लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी तो गलत तरीके से छुआ, विरोध करने की कोशिश की तो कंधों से पकड़ लिया। आरोप नंबर 6 की बात करें तो उसमें लिखा गया है, तस्वीर खिंचवाने के बहाने कंधे पर हाथ रखा, मैंने इसका विरोध किया था। एफआईआर के पूरे ब्यौरे से साफ है कि महिला पहलवानों की तरफ से कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ न सिर्फ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बल्कि घटना का वक्त, तरीका और मौका, हर किसी चीज का साफ ब्यौरा भी दिया गया है, जिसके बहाने बृजभूषण अभी तक अपने को निर्दोष होने का बहाना करते रहे हैं। कुश्ती फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष रहे बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले की तफ्तीश में काफी अब सतर्कता से अब तेजी लाई जा रही है। और इस वक्त में मैं बताना चाहूंगा कि मैं कनाट प्लेस थाने के ठीक बाहर हूं। यही कनाट प्लेस थाने में बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर हुआ, जिसमें कि महिला पहलवानों के द्वारा काफी संगीन आरोप लगाए गए। और अगर उस 10 एफआईआर की अगर बात करें तो उसमें कई संगीन धाराओं के तहत जिस तरह से आरोप लगे हैं वो आरोप काफी गंभीर है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से इस मामले में पूरे टीम के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही है, कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में जो स्टेटस रिपोर्ट वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी बृजभूषण शरण सिंह के लिए निर्देश जारी किए हैं कि वो अब पहलवानों के मुद्दे पर मीडिया में बयानबाजी से बचें। इसके अलावा अयोध्या में होने वाले बृजभूषण शरण सिंह के 5 जून के कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। इस तरह से महिला पहलवानों के द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है कि बृजभूषण सिंह की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो दिल्ली पुलिस अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ये भी बताएगी क्या गिरफ्तारी की कोई बुनियाद है या नहीं है, क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से हरिद्वार में अपने मेडल्स प्रवाहित करने के लिए जब महिला पहलवान पहुंची थी, उस वक्त में बताया गया था कि 5 दिनों का वक्त दिया जा रहा है। हालांकि 5 दिनों में 2 दिन का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन 3 दिनों के अंदर में क्या दिल्ली पुलिस अपनी इस स्टेटस रिपोर्ट को आगे कोर्ट को बताएगी या इस मामले में बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी करेगी, ये देखना लाजमी होगा। एक तरफ बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर का ब्यौरा सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें एकजुट होती दिख रही हैं। हाल ही में मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत की अगुवाई में पंचायत हुई थी, तो आज खापों का मंथन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहा है। हमने ये कहा कि वे मिलना चाहते होंगे तो खाप पंचायत गांव के सभ्य आदमी, पत्रकार, कोई भी वे मिल लेंगे। खाप पंचायत इस आंदोलन को यहां तक लेकर आएगी। वे खाप पंचायत की भी बेटी नहीं है,
वे तिरंगे की बेटी हैं, देश के बच्चे हैं वे। कि जिस तरह से पॉस्को एक्ट यानी कि जिस तरह से बकायदा एक नाबालिग लड़की के द्वारा जो काफी संगीन आरोप लगाए गए थे बृजभूषण सिंह पर, वो आरोप बेहद गंभीर हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मामले की विशेष तौर पर पड़ताल में जुट चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली।